चलो कल वाला क्वेश्चन देखो, उसमें पहले नंबर पे जो क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें बोल रहा है कि जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है, ठीक है ना। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, ठीक है ना। 1.33 को 4/3 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ो, फिर क्या बोल रहा है वो करो, फिर अपने आप समझ में आएगा क्या करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि तुम फार्मूले पे रखोगे आंसर आ जाएगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तब तक एक अक्षर नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। वैसे मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, याद नहीं होगा तुम लोगों को, फिर भी एक बार और फिर से बताते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो शुरू में क्या कर रहा है, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली में एक कोई छोटा बल्ब रखा गया है, ठीक है ना। कोई टैंक है, कोई क्या है, टैंक है। ध्यान से देखो, क्या, हाँ, ये एक टैंक आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये क्या आ गया, टैंक। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वृत्ताकार है। कैसा है, चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है ना, तो आगे तरंग प्रकाश की पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि गोलीय तरंगाग्र बनाते हुए निकलता है, ऐसे गोल गोल बनते हुए निकलेगा, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ से निर्गत होगा तो वृत्ताकार क्षेत्र बनाएगा, यहाँ पे वही क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। बाकी देख लो, अभी उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा कि गोली क्यों बन रहा है, लेकिन जब मैं तरंग वाला पढ़ाऊंगा ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, तरंगाग्र वग्र पढ़ा दूंगा तब। इसका जो मुंह है वो कैसा है, वृत्ताकार, ठीक है ना। ऐसे डब्बा लिया गया है और उसके ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, वृत्ताकार है। नीचे वाला भी वैसा ही है, ठीक है ना। नीचे वाला हम नहीं दिखाएंगे। इसकी गहराई कितनी है, 80 सेंटीमीटर बोला है ना। 80 सेंटीमीटर गहराई के एक टैंक में तली पर कोई छोटा सा बल्ब रखा गया, ठीक है। ये टोटल गहराई कितनी है, 80 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और इसकी तली में यहाँ पे कोई छोटा सा क्या रखा गया है, बल्ब। ये बल्ब है, ठीक है ना। बल्ब प्रकाश का एक स्रोत मान सकते हो, जहाँ से प्रकाश किरणें निकलेंगी, ठीक है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें से बल्ब का प्रकाश निर्गत होता है। अब जब बल्ब जलेगा, ठीक है ना, अब ये किससे भरा हुआ है, ये भी बोला है, जल से भरा हुआ है ना। मतलब ये पूरा ऊपर तक, यहाँ तक किस चीज से भरा हुआ है, हाँ, यहाँ तक पूरा जल भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक क्या भरा हुआ है, जल, ठीक है ना। पूरा ऊपर तक हमने भर दिया, पूरा 80 सेंटीमीटर गहराई तक पूरा क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और इसका अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 1.33 को ही हम लोग 4/3 करते हैं। भाग दोगे तो 3 × 1 = 3, 10 जीरो बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 9 आता रहेगा, ठीक है ना। तो 1.33 को हम 4/3 लिख सकते हैं। तो इस जल का अपवर्तनांक कितना दे दिया है, 4/3। तुम लोग देखे होगे जब टार्च जलाते हो, मान लो ये टार्च है, तो जब यहाँ से प्रकाश निकलता है तो वो कैसे निकलता है, पहले छोटा सा एरिया कवर करेगा, ऐसे गोला बनाते बनाते खूब दूर तक जाता है ना। जितना दूर जाएगा उतना बड़ा ऐसे वृत्त बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, बनाएगा ना। तो मतलब प्रकाश अगर किसी बिंदु स्रोत से उधर जा रहा है तो वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे वृत्ताकार एरिया बनाते हुए जाता है आगे की ओर, जाता है ना। तो उसी तरह यहाँ ये भी बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं। और ये वाला प्रकाश बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसके अंदर वाला प्रकाश जाएगा, ये जो किरण है और ये जो किरण है, यहाँ वाला प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, बल्कि इसके तल पर ऐसे फैल के रह जाएगा। अब इसका कारण क्या है मैं अभी अच्छे से समझा रहा हूँ, बस देखते रहो, ध्यान से सुनना। कोई भी प्रकाश की किरण बाहर किसी सघन माध्यम से कब नहीं निकलती है, जब वह क्रांतिक कोण पर प्रकाश के
तल जब इसके तल पर आपतित होगी क्रांतिक कोण पर, तो उसका अपवर्तन कोण कितना हो जाता है 90 अंश। तो ये अपवर्तन कोण कितना हो गया, अगर हम यहाँ पे अभिलंब खींचें तो अपवर्तन कोण यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा 90 अंश। यहाँ पे अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो अपवर्तन कोण कितना देखने को मिलेगा ये वाला। इसीलिए प्रकाश, नहीं तो प्रकाश यहाँ से भी तो इधर जा रहा होगा, यहाँ इधर भी तो प्रकाश, ये स्रोत है ना, इससे हर तरफ प्रकाश निकल रहे होंगे, केवल इतने एरिया में थोड़ी निकल रहा होगा। बस इधर वाला इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये वाला जो प्रकाश है ये क्रांतिक कोण पर आपतित हुआ, ये वाला कोण क्या है सी है, क्रांतिक कोण पर आपतित हुआ। तो यहाँ का अपवर्तन कोण कितना हो गया 90 अंश। मतलब यहाँ से जो प्रकाश बाहर जाना चाहता था वो जा नहीं पाया, इसके तल पे ही रह गया। अब इसके बाद से जो प्रकाश की किरण जाएगी उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा कि नहीं। जैसे ही ज़्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और प्रकाश की किरण उसमें जाएगी नहीं, विरल माध्यम में वापस आ जाएगी इसमें। तो इधर और इधर का हमको दिखाने से कोई फायदा है। प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है, वो तो पूछा है जितना बाहर निकल रही है वो कितना क्षेत्र है, निर्गत कितना हो रही है उसका क्षेत्र बताओ ना। तो इसके इधर वाली प्रकाश की किरणें और इसके इधर वाली प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलेंगी, क्योंकि ये क्रांतिक कोण पे आपतित हुआ तो तल पे ही रह गया। अब उससे इधर थोड़ा सा भी झुका तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया, और जैसे ही क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, तो उधर जाने की बजाय वापस इसी में चली जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है ना। वही सेम घटना इधर भी होगी। तो बाकी हमको बस इतना सही मतलब है, दोनों तरफ सेम चीज़ें होंगी तो एक साइड का दिखा के चलते हैं। अब देखो क्या होगा, ये इसका बीच में कहीं केंद्र होगा ना, होगा कि नहीं। ये इतना एरिया कवर करता है, इतने ही एरिया से बाहर निकल रहा है ना प्रकाश, निकल रहा है कि नहीं। अब इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या है, कैसी आकृति है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान सबको पता है 22/7, लेकिन आर का मान नहीं ना पता है। अब ये हमको मान निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला मान, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको यहाँ ला के नीचे मिला देते हैं। ये एंगल कितना होगा 90। अच्छा बताओ, ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ यहाँ पे क्रांतिक कोण सी है, तो ये भी लंब है ये भी लंब है, तो दोनों समांतर हुए। तो ये सी है तो ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर अंतर कोण से बराबर होगा कि नहीं। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर यस, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल सी हो जाएगा एकांतर अंतर कोण से। तो अब देखो यही हमारा आर है और यही आर का मान निकालना है, ठीक है। ये लंबाई कितनी दे रखा है, पी एस 80 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए अगर सी हमको पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े हो, मैथ में त्रिकोणमिति में पहले लेसन में ऐसे रहता था, समकोण त्रिभुज, एक कोण दे देता था 30 अंश, एक भुजा की लंबाई दे देता था 5 सेंटीमीटर, तो हम किसी भी इन दोनों में से भुजा की लंबाई निकाल सकते थे त्रिकोणमिति अनुपात लेके। इसका निकालना होगा तो ये आधार है ये लंब है तो tan थीटा ले लेते थे, कर्ण निकालना होता था लंब और कर्ण sin थीटा में आता है तो sin थीटा ले लेते थे, sin थीटा ले लेते कि नहीं। उसी तरह अगर हम c का मान निकाल लें तो c के सामने ये r लंब हो गया जो कि चाहिए, और ये आधार हो गया जो कि दिया है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में, तो tan c ले लेंगे तो हमको मान मिल जाएगा r का, और जैसे ही r का मान मिला पाई आर स्क्वायर लगा देंगे और क्षेत्रफल मिल जाएगा। बोलो टोटल समझ में आया कि नहीं, क्या करना है एक बार और देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट लगाना है। डायरेक्ट सो जाओगे फार्मूले पर रख के लगाए तो कभी नहीं लगा पाओगे। इसमें बोला है कि एक ये लेना है जल से भरा हुआ क्या टैंक लेना है, क्वेश्चन में टैंक लिखा है, तो हमने एक जल से भरा हुआ टैंक ले लिया जिसकी गहराई कितना लेना था 80 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके तली पर एक बल्ब रखा गया, बल्ब एक प्रकाश का स्रोत है, वहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो जैसे ही बल्ब यहाँ चालू किया गया तो ऐसे प्रकाश की किरणें निकली, और ये यहाँ पे कितने क्षेत्र से होके बाहर निकली वही क्षेत्र हमको बताना है कितना है। अब ऐसा नहीं है कि बस यहीं से इधर प्रकाश की किरण गई इधर गई और बीच में से गई इधर नहीं गई, इधर भी प्रकाश की किरणें गई हैं लेकिन उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है, ठीक है ना, इसीलिए हम उधर की किरणों को नहीं ले रहे। अब हमको पता है कि अगर ये वाली किरण गई और तल पे ही रह गई तो इसका मतलब ये कितने कोण पे आपतित होगी, सी पर, होगी कि नहीं।
तो ये सी है, तो ये भी तो 90 डिग्री पे गया, ये दोनों समांतर हुए, एकांतर अंतःकोण से ये भी सी हो गया। अब सी के सामने आर हमको निकालना है, आधार पता है, तो सी का मान निकालने तो tan सी ले लेंगे तो हमको मान मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, इसी टाइप से ना बल्ब से ऐसे ही निकल लेगा ना प्रकाश। तो वही चीज तो यहाँ पे बन रहा है, गोल ही बन रहा है ना, वृत्त ही बन रहा है ना। आयतन वाला गोला नहीं बनते हुए देखे हो कहीं, वृत्त बनते हुए देखे हो ना। तो वृत्त बोलो बनता है, गोल थोड़ी बनता है, गोला अलग चीज हो गई ना। तो सीधी बात हमको क्या समझ में आती है कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सी निकालना। तो सी निकालने के लिए देखो जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाना, क्रांतिक कोण है सी, है कि नहीं। तो हम जानते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, क्योंकि n बराबर होता है 1/sin सी, और ये किसका अपवर्तनांक होता है, ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है विरल माध्यम के सापेक्ष। केवल n लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष। तो यहाँ पे सघन माध्यम कौन है, जल, और जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 बराबर 1/sin सी। इसको उल्टा कर लेते हैं, तो ये sin सी बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। अब हमको पता ही नहीं है साइन में कितने अंश की वैल्यू 3/4 होती है, तो हम सी की वैल्यू, चलो छोड़ो, जरूरत नहीं है, नहीं पता है तब भी निकाल लोगे। सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ पे, क्योंकि हमको साइन में कितने अंश का मान 3/4 होता है नहीं पता, नहीं पता। लेकिन हमारा यहाँ पे सिद्धांत क्या, हमको tan सी चाहिए। जैसे ही tan सी हमको पता चल गया तो tan सी बराबर हम लिखेंगे लंब बटे आधार, आर का मान निकाल लेंगे। तो साइन सी के सारे tan सी नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस में लगा दो या सर्वसमीका लगा दो त्रिकोणमिति की, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, साइन सी का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर 3 है, लंब बराबर क्या है 3, और कर्ण बराबर क्या है 4। आधार निकालना होगा, क्योंकि tan सी निकालने जाओगे तो फार्मूला होगा लंब बटे आधार, तो आधार निकालना होगा। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, अब कर्ण हमारे पास है 4 बराबर लंब है 3 प्लस आधार निकालना ही है, ठीक है ना। तो 4 चौके 3 तिरिक्के प्लस आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 16 माइनस 9, इधर आ जाएगा ना 9। तो आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार बराबर क्या हो गया, तो अगर हम यहाँ से tan सी की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, तो फार्मूला होता है लंब बटे, और tan सी के लिए लंब कितना है, इसमें देखो लंब कितना है 3, और आधार कितना है करड़ी में। अब ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, tan सी बराबर लंब बटे आधार होता है, हम इसके सहारे लंब और आधार लिखेंगे नहीं। अब चित्रानुसार अगर हम लिखना चाहें, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब चित्रानुसार अगर हम tan सी निकालना चाहें तो फार्मूला तो ही होगा लंब बटे, चित्र में यहाँ पे सी बनते हुए दिख रहा है, सी के सामने लंब हो गया r, आधार ये हो गया कितना है 80। समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 दोनों में tan सी ही निकला है कि नहीं। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं बराबर, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये बराबर वो r बटे 80, पहले इसी को लिख लेते हैं, बराबर 3 बटे करड़ी में, इसको उधर भेज देंगे तो r बराबर आ जाएगा 8 त्रिका 24 240 बटे करड़ी में। अगर मान लो परमेयीकरण करते हैं तो कटेगा भी नहीं, 7 त्रिका 21 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। r का मान निकल गया ना कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मुझे कैसे पता चला, तो ये 80 सेंटीमीटर में ही दिया है ना, दिया है कि नहीं।
अब देखो आर का मान निकल गया, अब हमको ये क्षेत्रफल निकालना है ना, तो निर्गत प्रकाश का क्षेत्रफल यही पूछा है। क्या पूछा है? बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है कितने क्षेत्र से, यही ना। पृष्ठ का क्षेत्र, पृष्ठ का क्षेत्र जिसमें से बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है, बराबर कैसा एरिया है वृत्ता का, तो फार्मूला हो गया पाई आर, पाई का मान 22 बटे गुणे आर का मान है 240 बटे करड़ी में 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, 240 बटे करड़ी में, तो कटेगा तो है नहीं कुछ, तो सबको गुणा ये करना है, तो 22 गुणे 24 का 576 होता है ना, और 2 जीरो उतार लेंगे बटे 7, और ये 7 हो जाएगा, फिर गुणा करना है, तो 22 का जीरो में करेंगे 0, फिर 22 का जीरो में करेंगे 0, फिर 22 छक्का 132, 132 के 2 लिखेंगे तो हासिल 13 का बचेगा, बचेगा कि नहीं। फिर 22 सते 154, 22 सते 154 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 3 167, 167 के 7 लिखेंगे तो हासिल 22 बचे 110, 126 हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे तो ना, बटे 7। अब इसको मन करेगा तो काट देना, मन करेगा तो इतना मीटर स्क्वायर लिख के छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के छोड़ देना। अब आंसर लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तरीका सही है, आंसर भी सही आया होगा, गलत नहीं है, ठीक है ना। एक बार और भी लगाया गया था इस सवाल को। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ लो एक बार, देखो आ रहा है कि नहीं तीसरा क्वेश्चन। ये आया ना सबको समझ में? अगर मान लो कहीं कहीं लग रहा है कि डाउट है हमको, तो घर पे जाके एक बार लगाना अपने से, जो जो मैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जी जो जो तरीका बताया हूँ, क्या हो रहा है उसको समझने का प्रयास करना, तब भी नहीं समझ में आता है कल दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिए? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल फार्मूले पर रखना, आंसर आएगा। नहीं लगा? चलो देखो एक बार सुनना, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। कह रहा है अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तर लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब इसमें बोल रहा है कि एक कांच का लेंस बनाना है, ठीक है ना, जिसका अपवर्तनांक 1.55 है, ठीक है, और दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्याएं समान होनी चाहिए, मतलब जो R1 R2 होता है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। R1 R2 क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और कह रहा है कि जो लेंस प्राप्त होगा उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो, जो दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्याएं समान है वो कितनी है, बस वही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं नॉर्मल फार्मूले पर रख के भी बता सकता हूँ, चित्र के हिसाब से भी बता सकता हूँ। वैसे चित्र बनाने का कोई खास फायदा है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तुम लोगों को एक फार्मूला मैं बताया हूँ, लेंस मेकर फार्मूला, जो कि फोकस दूरी के लिए है। 1/f बराबर n-1 1/R2 - 1/। अब R2 किताब में देखोगे फार्मूला तो पहले R1 लिखा रहेगा, पहले बाद में R2। अब उसका कारण क्या है कि हमने जब डेरिवेशन किया था तो हमने पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को R2 मान लिया था, दूसरे की वक्रता त्रिज्या को क्या मान लिए थे, R1। पहले की R2 माने थे और दूसरे की R1,
इसीलिए पहले R2 आया और दूसरे पे क्या आया, R1, ठीक है ना। R1 माइनस R2 भी लिख के लगाते हो तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बस ध्यान में रखना, मान रखते हैं। अब इस फार्मूले का यूज करना है, तो पहली चीज तो हमको पता है अपवर्तनांक n बराबर दिया है 1.55 और R1 R2 दोनों समान है ना, बोला समान वक्रता त्रिज्या, तो R1 बराबर R2 बराबर हम मान लेते हैं R है, ठीक है ना, दोनों के बराबर कुछ एक है। और फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, F बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, उभयोत्तल लेंस की बात किया है, मतलब कौन सा लेंस, दोनों साइड उत्तल पृष्ठ होगा, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उभयोत्तल लेंस का मतलब। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ही होती है कि नहीं, तो उभयोत्तल लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस ही होता है, तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो प्लस में ही रहेगी। तो मान रखो 1 बराबर 1.55 n का मान -1, फिर 1/r माइनस 1/, लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग सोच लिए होंगे कि तो कट के 0, नहीं सोच लिए हो, तो यहाँ पे सोचो कि दो पृष्ठ की ये वक्रता त्रिज्या है ना, पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होती है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है कि नहीं, होती है ना। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, हाँ पहला पृष्ठ ऐसे होता है ना, तो उसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, दूसरा पृष्ठ ऐसा होता है उसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो उधर वाली दूसरे पृष्ठ की होती है वो ऋणात्मक होती है। तो कौन ऋणात्मक है यहाँ पे, R1, तो हम R1 की जगह -R रख देते हैं, R1 की जगह क्या रख देते हैं, दोनों का मान सेम है, ठीक है ना, बस एक क्या हो जाएगा माइनस में, ये कोष्टक बड़ा वाला लगा लेते हैं, दो सेम कोष्टक नहीं लगाएंगे। तो 1/20 बराबर, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.55, और ये आ जाएगा 1/r प्लस 1/, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये गुणे में है, इधर आएगा तो भागे मतलब भी 20 के पास आ जाएगा, 1/20 गुणे 0 बराबर 1/r प्लस 1/r क्या हो जाएगा 2/, नहीं ना आएगा 2 × 1/r हो गया 2/r। अब भाई गुणा कर लो, 1r में बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो 20 गुणे 55 दूना 110, 155 दूना कितना होता है 110 ही होता है ना, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो r बराबर कितना आ गया 11 दूना 22, 2 0 बढ़ाएंगे और 1 2 अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव, ठीक है ना, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो उस लेंस की जो भी वक्रता त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चेक कर ले आंसर, देखें आंसर दिया होगा, NCERT का इसमें क्वेश्चन तो दिया था, सब दिया रहे तब ना, जो सरकारी बुक है उसमें से मैं वो क्वेश्चन दिया था, इसके NCERT हाँ दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, आंसर आया है 22 सेंटीमीटर, आया समझ में, बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ कठिन नहीं था। अगला पढ़ो, चौथा वाला पढ़ो, यहाँ पे हम लोग अभी तीसरा ही करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है, अभिसरित मतलब मिलता है, मिलती हैं प्रकाश की किरणें उस बिंदु पर, ठीक है ना। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है, ठीक है ना, कितनी दूर रखा है 12 सेंटीमीटर दूर रखा है। यदि यह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर
अभिसरित होगा, फैल जाएगा। प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी यहाँ पे, फैल जाएगी। हाँ तो हाँ? अभिसरित लिखा है। अच्छा, अभिसरित मतलब मिलेगा, अपसरित मुझे लगा कि लिखा है। पढ़ लिए क्वेश्चन? इसमें क्या बोला है, फिर से पढ़ो। करा कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है, ठीक है ना। मतलब प्रकाश की किरणें हैं, दो से अधिक किरणें हैं। प्रकाश पुंज का मतलब किरणों का झुंड। तो हम यहाँ 50 किरण नहीं बनाएंगे, 2 बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो किरणों का झुंड है वो बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है, मिल रहा है जाके, ठीक है ना। अब कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो, एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, बिंदु P पर। बिंदु P पर जाके अभिसरित हो रही हैं। अब बोल रहा है कि कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। इन दोनों का जो रास्ता है, ठीक है ना, उस रास्ते में एक लेंस रखा जाता है। ये क्या रखा जाता है, इधर रास्ता इधर से आ रही है ना, तो रास्ता इधर ही है ना। बिंदु P से कितनी दूर रखा जाता है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंस रखा जाता है। अब कह रहा है यदि यह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है, उत्तल लेंस है। पहली पॉइंट मतलब कि बोल रहा है कि इसके रास्ते में जो लेंस रखा जाता था वो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है, उत्तल लेंस। फिर उसे में दूसरी पॉइंट भी दिया है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। मतलब एक बार उत्तल लेंस रख रहा है और एक बार अवतल लेंस रख रहा है। तो बोल रहा है कि लेंस को रखने के बाद प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। मतलब जब लेंस नहीं था बीच में तो P पर अभिसरित हो रहा था, लेंस लगा देंगे तब कहाँ होगा। तो पहली पॉइंट में कौन सा लेंस लगाना है, कितनी सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना है। तो उत्तल लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बना के देखते हैं लगा के क्या होता है। यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगाएंगे, देखो क्या होगा। इसके रास्ते में हमको क्या लगाना है, एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया। और ये कितनी दूरी पर होगा, 12 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट होगा ना P, ये इसके मुख्य अक्ष पे ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये P कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर। अब जब हम लेंस लगा देंगे तो क्या ये वास्तव में यहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही पॉइंट घुसुक के आगे आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब वो कहाँ जाएगा वही दूरी हमसे पूछ रहा है। बोल रहा है ना कि तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। ये लेंस लगा दिए तो अब ये पॉइंट कहीं और जाएगा, क्योंकि जब ये लेंस नहीं था तब ये प्रकाश की किरण उधर जा रही थी कि नहीं। अब वो पॉइंट अपना स्थान चेंज करेगा, क्योंकि जब भी कोई प्रकाश की किरण लेंस से होकर गुजरती है तो लेंस में उसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित होती हैं। और उत्तल लेंस की प्रकृति क्या है कि ये अभिसरित करता है, बटोरता है। तो पहले वहाँ जाके बटोर रही थी, अब पहले ही बटोर जाएगी। यहाँ से ये प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। मुड़ के मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु Q पर एकत्रित हो जाती है। ये प्रकाश के अंदर O है, कहाँ पे एकत्रित हो जाती हैं, बिंदु Q पर। तो अब हमको यही दूरी निकालनी है कि कितनी है, लेंस से कितनी दूरी पर है, ठीक है। देखो फिर से समझो क्वेश्चन, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, सिंपल है। खाली समझ जाओ क्वेश्चन को, कठिन एकदम नहीं है। वो बोल रहा है कि दो प्रकाश किरणों का झुंड है, प्रकाश पुंज है। तो हम बस 2 ले रहे हैं क्योंकि चित्र बनाना है हमको, गोजना नहीं है, डिजाइन नहीं बनाना है यहाँ पे। तो हम 2 प्रकाश की किरणों को ला के P पे मिला दिए, बोला था क्वेश्चन में मिलाने के लिए, ठीक है ना। अब बोल रहा है बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर एक लेंस लगाओ। 12 सेंटीमीटर दूर क्या लगाओ, एक लेंस लगाओ।
अब वो लेंस एक बार उत्तल लगाओ जिसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, एक बार अवतल लगाओ जिसकी फोकस दूरी, तो जब लेंस पहली स्थिति में हम लोगों ने लगाया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, तो पॉइंट पी थोड़ा सा पहले आ जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की खासियत होती है कि वो किरणों को और बटोर देता है। पहले भी बटोर ही रही थी, लेंस लगाने के बाद और बटोर जाएगी, जल्दी से बटोरेगी ना, क्योंकि यहाँ से इनका अपवर्तन हो जाएगा। पूरा लेंस पढ़े हो तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये क्यों बटोर रहा है, ठीक है ना। तो बिंदु क्यू पे ही इकट्ठी हो गई ये प्रकाश की किरणें, बिंदु क्यू पर ही अभिसरित हो गई। तो जब बिंदु क्यू पर अभिसरित हो गई तो ये लेंस से कितनी दूरी पर है, यही हमसे पूछा, यही ना बोला है कि तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा, मतलब लेंस से कितनी दूरी पर कोई बिंदु है उस पर अभिसरित होगा, ये बताओ। चाहे तुम लेंस से बता लो, चाहे बिंदु पी से कितना पहले आने पे अभिसरित होगा, तुमको बताने से मतलब है ना। तुमको अगर यहाँ से बाहर जाना है तो तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो दूरी यहीं से बताओगे, कहीं और रहोगे तो वहाँ से बताओगे कि नहीं, जाओगे तो एक जगह यहाँ, चाहे तुम यहाँ से यहाँ जाओ चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, पहुँचोगे क्यू पे ही पहुँचोगे ना, कहीं और पहुँच जाओगे, कहाँ पहुँचोगे। तो चाहे पी से क्यू की दूरी बताओ, चाहे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्यू की दूरी बताओ, पहुँचोगे क्यू पे ही ना। तो आंसर पता नहीं क्या दिया होगा, हमको बस इसकी स्थिति बतानी है, हम लेंस से बता देते हैं कितना दूर स्थित है, क्योंकि आसान है। पी से बताना होगा तो ये जो दूरी है 12 सेंटीमीटर, उसमें से ये वाली दूरी माइनस करोगे, पी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सोचो कि निकलेगा कैसे, तो बहुत सिंपल है। जब लेंस लगाए तो यही पॉइंट घुसुक के यहाँ आया, तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, आभासी वस्तु। बहुत ये चीज़ पढ़े हो, लेंस मेकर फार्मूला में भी यूज हुआ था, लेंस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने में भी यूज हुआ था कि नहीं, और उसमें गोली पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र में भी यूज हुआ था, नहीं उसमें नहीं हुआ था, बस इसमें आभासी वस्तु। अब ये अगर आभासी वस्तु है तो इसी आभासी वस्तु का ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसी की दूरी निकालनी है, तो प्रतिबिंब है तो हम कितना मान लेते हैं, v मान लेते हैं, और ये वस्तु है तो इसको क्या मान लेते हैं, u। अब फोकस दूरी यही दिया है क्वेश्चन में, f बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस है तो प्लस में ही होगी, u कितना होगा 12 सेंटीमीटर, कितना होगा, ये भी प्लस में उधर ही है ना, है कि नहीं। और हमको v निकालना है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से। क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/20 बराबर 1/v निकालना है, 1/u का मान 12, -12 इधर आएगा तो, और 1/20 इधर पहले से है, बराबर 1/v। एक चीज़ और देखो, v इधर ही है ना, तो v का भी मान धनात्मक ही आना चाहिए, ऋणात्मक आया तो जान लेना गलत है, क्योंकि इधर की दूरी क्या होती है हमेशा प्लस में होती है, प्लस या सच इधर है ना। तो देखो ये प्लस में आ भी रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है। 20 + 12 इक्के में बटे 12 दूना 24, 240 बराबर 1/v। इसको जोड़ेंगे तो 32/200 बराबर 1/v। कैसे 32/240, 8 चौके 32, 8 त्रिका 24, 8 से कटेगा ना, 2 दूने की 4, 15 दूना, तो v उल्टा करते हैं तो v बराबर 15 बटे कितना आ गया, और इसको काटेंगे तो v बराबर 7.5 सेंटीमीटर आएगा। इससे कम आया कि नहीं, कम होगा भी। तो प्रकाशिक केंद्र O से कितनी दूरी पर है Q, 7.5 सेंटीमीटर, और P से 12 में से 7.5 माइनस कर लो, ठीक है ना, तो आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः उत्तल लेंस लगाने पर कितनी फोकस दूरी का, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाने पर प्रकाश पुंज, सही लिखा हूँ पुंज है,
नकल मान लेता हूँ ना। पुंज सही तो है ना, हटा की बिंदी है। हिंदी हिंदी बहुत कठिन चीज़ है। उत्तल लेंस लगाने पर प्रकाश पुंज लेंस से कितना 7.5 सेंटीमीटर दूर अभिसरित होगा, है ना, अभिसरित होगा। बोलो कौनो दिक्कत परेशानी? मान लो अगर दिक्कत होती भी है तो तुम दोबारा देख सकते हो, रिकॉर्डिंग चल ही रही है, ठीक है ना। तो घर पे जाके एक बार रिपीट भी कर लेना अगर कहीं दिक्कत होती है तो। बाकी लगाना जरूर जाके, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, 10 में नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, 12 में हो। हाँ, जरूरी है कि नंबर में आए तब पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। हाँ, 2-3 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। इसी का आप दूसरी पॉइंट देखो। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या लगा दो, अवतल लेंस। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या लगाना है, अवतल लेंस। बताओ मत, क्या कर रही हो? देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना। अवतल लेंस की प्रकृति होती है अपसारी, पसार देता है, फैला देता है, यही ना कह रहे हो। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभिसरित करता है, तो कहाँ करेगा ये भी निकालना है कि नहीं। देखो कैसे बटोरेगा, देखो एक ऐसे जा रही है प्रकाश की किरण और एक ऐसे जा रही है प्रकाश की किरण। ये दोनों कहीं न कहीं जाके मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? पी पर। अब इससे 12 सेंटीमीटर पहले हमको 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना है। इस बार कौन सा लेंस लगाना है? अवतल लेंस। यहाँ पे हमको कौन सा लेंस लगाना है? इस बार लग रहा है लेंसवा का लकवा मार दिया है, बाकी समझने के लिए ठीक है, ठीक है ना। नहीं तो तनकी समझ। हाँ, लग रहा है ना अवतल लेंस है, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र ओ हो गया, और ये कितनी दूरी पर है? पी से 12 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूरी पर है? अब अवतल लेंस की प्रकृति होती है अपसारी, पसार देगा। ये किरणों को क्या करेगा? फैला देगा, ठीक है ना। ये किरणों को क्या करेगा? फैला देगा। अब सोचो कि क्या कर सकता है। इसकी फोकस दूरी कितना, ये अब बराबर पहले लिख लेते हैं, कितना दिया है। और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है कि नहीं। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। अब देखो ध्यान से, तुम लोगों को नियम बताया गया है, प्रतिबिंब बनने का नियम। मैं बताया था कि ये अवतल लेंस है, ठीक है ना। इधर 2f1 फिर f2 2f2 होता है, फिर मुख्य अक्ष होता है। जब मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रतीत होती हैं, तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं? लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं कि नहीं। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर। अब यहाँ पे यही सोच में दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी एक बिंदु की ओर ही आ रही है। जैसे हम अवतल लेंस लगाएं तो ये तो पहुँच नहीं पाएंगी, तो अब यहाँ पर आती हुई प्रतीत होंगी। अब अवतल लेंस क्या करेगा? इनको फैला देगा, इन किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। तो क्या जरूरी है समांतर कर दें? क्या ये जरूरी है कि फोकस ही है? फोकस तो 16 सेंटीमीटर पे है, ये 20 सेंटीमीटर पे है ना, है। ये पी कहाँ है? 12 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर पे है और ये कहाँ है? 12 सेंटीमीटर। तो जब 12 सेंटीमीटर पे है तो ये फोकस नहीं हो सकता। फोकस कितने पे है? तो इसका मतलब ये फोकस की ओर नहीं आती हुई प्रतीत हो रही है। फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तब समांतर होती है ना। तो फोकस की ओर नहीं आती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब समांतर तो नहीं होगी, अपवर्तित होगी, फैलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि समांतर हो गई, फैलेगी और कुछ दूर जाके मिलेगी। समझ में आई बात? मान लेते हैं यहाँ पे जाके मिली, और इस बार क्यों हमारा यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? दिमाग घर में रास्ता तो हम छोड़ दिए होगे तो कहाँ समझ में आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ है नहीं। ये बोल रहा है कि एक प्रकाश पुंज आके बिंदु पी पर अभिसरित हो रहा है।
रास्ते में 12 सेंटीमीटर दूर एक अवतल लेंस लगा दो जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। हाँ, इसको अभी ये नहीं दिखा कि इसमें प्रकाश की किरण फैल रही है, अभी मैं दिखाता हूँ तुमको। ये 16 से पूरा शुरू से समझ लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि फैल रही है कि बटुर रही है। ये एफ बराबर 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि ये पी 12 सेंटीमीटर पे है, तो इसका मतलब ये है कि ये फोकस की ओर तो नहीं आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण फोकस की ओर आती है तो फैल के समांतर हो जाती है, होती है कि नहीं। अगर दो प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, एक ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है ना। अब मैं अगर इन किरणों को ऐसे ले गया, तब ले ऐसे मोड़ दिया, ऐसे जाने लगी, ठीक है ना, ऐसे जाने लगी, तनी से नहीं फैल गई, फैल गई कि नहीं। तो वहाँ भी तो वही हुआ, ये प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तन के बाद तनी से फैल गई है कि नहीं, हल्का सा, पहले ऐसे आ रही थी, अब तनी से फैल के तब जाके इधर मिली ना, फैली गई कि नहीं, फैल गई है ना। ऐसा नहीं है कि फैल जाए तो ऐसे ऊपर आ जाए तब भी फैला हुआ कहोगे, ये भी फैली है प्रकाश की किरण, ठीक है ना। पहले ऐसे कम जगह में आ रही थी, अब ज़्यादा जगह ले रही है, ठीक है ना। तो अब ये क्यों कहाँ है ना पता हुए निकालना है। और एक बात तो यह है कि 12 से ज़्यादा ही आएगा, 12 से कम आया तो आंसर गलत। ये आभासी वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है। तो U बराबर इस बार भी कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये V होगा यहाँ से यहाँ तक, होगा कि नहीं, और ये V हमको निकालना है, ठीक है ना। तो फिर वह लेंस सूत्र लगाएंगे जो यहाँ पे लगाए थे, लेंस सूत्र से। फार्मूला क्या होता है लेंस सूत्र का, हाँ मंत्र पढ़ लो, 1/V माइनस 1/U। किसी का समझ में नहीं आया कौन सा बोला है, 1/, अब कितना है माइनस 6 दाई 1 इकाई, 6 इकाई 1 दाई 1 दाई 6 इकाई बहुत दिन हो गया ना, भूल गया लग रहा है। 1/V ज्ञात करना है, माइनस 1/U कितना है 12। अच्छा बताओ, अब यहाँ पे लग रहा होगा कि हम लोगों का आंसर प्लस में आना चाहिए लेकिन माइनस में आने वाला है, लग रहा है कि नहीं देखने में। अब थोड़ी देर बाद नहीं लगेगा, अभी माइनस लग रहा है, बैठे तो आई प्लस होगा उधर जाके, माइनस 1/, बराबर 1/V। आई बड़ा कि आई वाला बड़ा, नहीं 1/12 बड़ा है। 1 का 12 भाग करो और 1 का 16 भाग करो, कौन ज़्यादा आएगा, 12 वाला ही ज़्यादा आएगा ना। 1/12 बड़ा है, बड़े में से छोटे घटाते हैं धनात्मक मान ही आता है। 12 1 में, हाँ 16 1 में, 12 1 में 12, 12 छका 72, 12 1 12, 12 7 19, बराबर 1/V। घटाएंगे तो 4/192 बराबर 1/, उल्टा कर दो तो V बराबर 192 बराबर बटे 4, 4 से काट डालो, 4 चौके 16, 16 है, 3 बचा 4/32 है। आया कि नहीं 12 से ज़्यादा, 4 गुना आवे चाहे 50 गुना, 4 गुना दूरे ले जाके जगह ये नहीं है, कहाँ मिला है। तो लिख लेना इसी तरह, ठीक है ना, कि यहाँ के क्या लिखना है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल की जगह अवतल लेंस लगाने पर प्रकाश पुंज यहाँ 7.5, यहाँ 48 सेंटीमीटर पर दूर पर अपसरित होगा। यहाँ हुआ कुल लिखा है ना, अपने से लिख लेना। अब छापो, मज़ा आया कि नहीं सवाल में, हाँ एक बार जाके दोहरा लेना और मज़ा आ जाएगा।